कभी सोचा है कि कोई कंपनी अपने ही शेयर्स वापस खरीदने के लिए अपना पैसा क्यों खर्च करेगी? सुनने में थोड़ा उल्टा लगता है ना? खैर, आज हम इसी दिलचस्प पहेली को सुलझाने वाले हैं, जिसे कहते हैं शेयर बायबैक। चलिए, इसे अच्छे से समझते हैं। तो यही है वो बड़ा सवाल जिसके इर्द गिर्द हमारी आज की पूरी बातचीत घूमेगी। आखिर कोई कंपनी अपने ही शेयर वापस क्यों खरीदना चाहेगी, जबकि वो उस पैसे को कहीं और भी तो लगा सकती है। आइए इस पूरी प्रक्रिया की एक-एक परत खोलकर देखते हैं। देखिए, इसे समझने का सबसे आसान तरीका है इसकी तुलना आईपीओ से करना। आईपीओ में क्या होता है? एक कंपनी पब्लिक को शेयर बेचकर पैसा उठाती है, मतलब शेयर कंपनी से बाहर जाते हैं। बायबैक, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ठीक इसका उल्टा है। कंपनी पैसा खर्च करके बाजार से अपने ही शेयर वापस अंदर ले आती है। इसीलिए कई लोग इसे रिवर्स आईपीओ भी कहते हैं। आज की हमारी चर्चा कुछ इस तरह से आगे बढ़ेगी। पहले हम समझेंगे कि कंपनियां ऐसा करती ही क्यों हैं। फिर देखेंगे कि इसका कंपनी की किताबों यानी अकाउंटिंग पर क्या असर होता है। फिर उन जरूरी सेफ्टी टेस्ट्स के बारे में जानेंगे जो इसे कंट्रोल करते हैं। और आखिर में समझेंगे कि ये सब एक बड़ा स्ट्रैटेजिक फैसला कैसे है। चलिए, तो फिर सीधे पहले हिस्से में उतरते हैं। बायबैक के पीछे की असली वजहें क्या होती हैं? आखिर कंपनियां ये कदम क्यों उठाती हैं? इसके कई कारण हो सकते हैं। मान लीजिए कंपनी के पास बहुत सारा कैश पड़ा है, तो उसे शेयर होल्डर्स को लौटाने का ये एक अच्छा तरीका है। और सोचिए, जब बाजार में शेयर कम हो जाएंगे तो हर बचे हुए शेयर की कमाई, जिसे हम अर्निंग्स पर शेयर या ईपीएस कहते हैं, वो अपने आप बढ़ जाएगी। ये बाजार को एक बहुत मजबूत सिग्नल भी देता है कि मैनेजमेंट को लगता है कि उनके शेयर की कीमत अभी कम है और उन्हें अपनी कंपनी के भविष्य पर पूरा भरोसा है। तो जब कोई कंपनी बायबैक का फैसला कर लेती है, तो उसकी फाइनेंशियल बुक्स में असल में होता क्या है? पैसा कहाँ से आता है और कहाँ जाता है? चलिए अब जरा इसके अकाउंटिंग वाले पहलू को देखते हैं। ये पूरी प्रक्रिया 3 सीधे साधे स्टेप्स में होती है। सबसे पहले जाहिर है कंपनी अपने बैंक से कैश देती है। दूसरा, जो शेयर खरीदे गए उन्हें बाजार से हटा दिया जाता है, जिससे शेयरों की कुल संख्या कम हो जाती है। और तीसरा, एक ऐसा स्टेप जिसे लोग अक्सर भूल जाते हैं पर जो कंपनी की सेहत के लिए बहुत जरूरी है। मुनाफे का एक हिस्सा एक खास प्रोटेक्टिव फंड में डाल दिया जाता है। इस प्रोटेक्टिव फंड का एक खास नाम है कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व या सीआरआर। इसे एक तरह का लॉकर समझिए। कानून कहता है कि कंपनी को वापस खरीदे गए शेयरों की फेस वैल्यू के बराबर की रकम अपने मुनाफे से निकालकर इस लॉकर में बंद करनी होगी। ये पैसा डिविडेंड के तौर पर नहीं बांटा जा सकता। ये नियम इसलिए है ताकि कंपनी अपनी कैपिटल को यूं ही खर्च ना कर दे, जिससे कर्ज चुकाने की उसकी क्षमता पर असर पड़े। ये एक तरह से लेनदारों यानी जिन्होंने कंपनी को लोन दिया है, उनकी सुरक्षा करता है। अब ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कोई कंपनी जितने चाहे उतने शेयर वापस खरीद सकती है। ऐसा होने लगे तो गड़बड़ हो जाएगी। इसीलिए कंपनियों को आर्थिक रूप से स्थिर रखने के लिए बड़े सख्त नियम हैं। इन्हें हम 3 सेफ्टी टेस्ट कह सकते हैं, जिनसे हर कंपनी को गुजरना ही पड़ता है। पहला टेस्ट तो बहुत ही सीधा साधा है। ये बस इस बात पर एक लिमिट लगाता है कि कोई कंपनी अपने कुल शेयरों में से कितने % शेयर वापस खरीद सकती है। नियम बिल्कुल साफ है। कोई भी कंपनी अपने कुल बकाया इक्विटी शेयरों में से ज्यादा 25% ही वापस खरीद सकती है। मतलब 1/4 की लिमिट है। ये शेयरों की गिनती पर एक पक्की रोक है। अच्छा जी, अब दूसरा टेस्ट इस बात पर फोकस करता है कि कंपनी बायबैक पर आखिर कितना पैसा खर्च कर सकती है। इसे रिसोर्स टेस्ट भी कहते हैं। तो नियम यह है कि एक कंपनी बायबैक के लिए अपने कुल शेयर होल्डर फंड्स का ज्यादा से ज्यादा 25% ही इस्तेमाल कर सकती है। शेयर होल्डर फंड्स को अगर आसान भाषा में कहें तो ये कंपनी की नेटवर्थ जैसा है। तो ये कंपनी के खर्चे पर एक बहुत जरूरी लिमिट लगाता है। और अब आता है तीसरा और शायद सबसे जरूरी टेस्ट। ये टेस्ट ये पक्का करता है कि बायबैक के बाद कंपनी पर बहुत ज्यादा कर्ज का बोझ ना आ जाए। ये एक तरह से लेनदारों की सुरक्षा के लिए बनाया गया सेफ्टी नेट है। ये वाला टेस्ट बहुत अहम है। नियम ये कहता है, बायबैक पूरा होने के बाद
कंपनी का कुल कर्ज उसकी बची हुई इक्विटी के 2 गुने से ज्यादा नहीं हो सकता। इसे 2:1 का डेट इक्विटी रेशो कहते हैं, जो कंपनी को बहुत ज्यादा रिस्की बनने से रोकता है। तो अब हमारे पास 3 अलग-अलग टेस्ट्स हैं और हर एक अलग लिमिट बता रहा है। तो सवाल उठता है कि असली लिमिट कौन सी है? कंपनी को आखिर मानना किसका है? चलिए देखते हैं कि वो फाइनल नंबर कैसे निकाला जाता है। आइए यहाँ एक असली उदाहरण देखते हैं। पहले टेस्ट के हिसाब से कंपनी 3,12,500 शेयर खरीद सकती है। दूसरे के हिसाब से तो और भी ज्यादा, 3,90,625 शेयर। लेकिन तीसरे यानी डेट इक्विटी टेस्ट के अनुसार सिर्फ 2,87,500 शेयर। अब बताइए असली लिमिट क्या है? और जवाब, और सबसे ज़रूरी बात यही है कि कंपनी को हमेशा तीनों टेस्ट के नतीजों में से जो सबसे कम वाला नंबर है उसी को मानना पड़ता है। वही है असली कानूनी तौर पे फाइनल लिमिट, भले ही बाकी 2 टेस्ट ज़्यादा की इजाज़त दे रहे हों। तो हमारे केस स्टडी में असली मैक्सिमम लिमिट 2,87,500 शेयर ही हैं। भले ही बाकी टेस्ट ज्यादा शेयरों की परमिशन दे रहे थे, लेकिन डेट इक्विटी टेस्ट सबसे सख्त था और इसीलिए आखिर में उसी का नियम चला। तो जैसा कि हमने अब तक देखा, बाय बैक सिर्फ एक अकाउंटिंग की एंट्री नहीं है। ये असल में रिवॉर्ड और रिस्क के बीच संतुलन साधने वाला एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक फैसला है। ये बात पूरी कहानी का सार है। ये सिर्फ बैलेंस शीट के नंबरों का खेल नहीं है, बल्कि ये शेयर होल्डर्स को फायदा पहुंचाने और साथ ही साथ कंपनी को भविष्य के लिए आर्थिक रूप से मजबूत बनाए रखने के बीच सही बैलेंस खोजने के बारे में है। तो इस पूरी चर्चा से क्या सीखा? पहली बात, बायबैक शेयर होल्डर्स को एक्स्ट्रा कैश लौटाने का एक जरिया है। दूसरी, इससे कंपनी का कैश और बाजार में मौजूद शेयर दोनों कम हो जाते हैं। तीसरी, वो 3 सेफ्टी टेस्ट कंपनियों को बहुत ज्यादा रिस्क लेने से रोकते हैं। और आखिर में जो हमेशा याद रखना है, असली लिमिट हमेशा तीनों में से सबसे कम वाली ही होती है। और हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़ते हैं। एक बायबैक शेयर की कीमत को बढ़ा सकता है और ईपीएस को भी बेहतर कर सकता है, जो सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन क्या यह हमेशा कैश का सबसे समझदारी भरा इस्तेमाल है? क्या पता उसी पैसे का इस्तेमाल रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, किसी नई फैक्ट्री में या फिर कर्ज चुकाने के लिए करना ज्यादा बेहतर होता? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर निवेशकों और कंपनियों दोनों को हमेशा सोचना चाहिए।